फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया अभी कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में मेजर डिफरेंस यही है कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम वन बाय वन सारे मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम एज अ होल सिस्टम को कंसीडर करेंगे। इट मींस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो हमारा है वो ज्यादा टाइम टेकन है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्विक जल्दी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एक दो बार पूछा होगा, जैसे मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहां पे यूज होगा, इन दैट कंडीशन वी हैव टू टेल कि सर माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वी कैन यूज वेयर एट हायर एल्टीट्यूड। लेकिन हायर एल्टीट्यूड पे केवल नहीं, हमें बताना पड़ेगा वहां पे क्या, एट हायर एल्टीट्यूड फॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, यानी कि इन शॉर्ट अगर कोई पूछे कि आप क्या पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स, कौन सा थर्मोडायनेमिक्स, तो हम बोलने वाले हैं कि सर हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम में वी विल कंसीडर सिस्टम एज अ होल, वी वोंट फोकस ऑन द सिंगल मॉलिक्यूल्स। जबकि हमें क्वेश्चन में अगर बोला नहीं जाता है तो हम नॉर्मल हम क्या करने वाले हैं कि पूरे सिस्टम में हम एज अ होल फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम आगे सारे कॉन्सेप्ट में, जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वहां पे, या जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अ सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब, अगर कोई भी सिस्टम है, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मींस अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन वेयर वी हैव टू फोकस आवर स्टडी। यानी कि कोई भी सिस्टम है सर, उस सिस्टम में अगर तीन कंडीशन मेंटेन्ड है। कौन कौन सी कंडीशन? पहला, अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, पहला। दूसरा, अगर वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। I will tell you that what is the meaning of thermal equilibrium and mechanical equilibrium. And third, अगर वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि अगर कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में ये तीनों कंडीशन मेंटेन हो रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ व्हाट इज द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? अगर वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि वहां पे टेम्परेचर जो है वो क्या है, इक्वल है, यानी कि इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट, अगर वो सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि इक्वलिटी ऑफ प्रेशर और फोर्स, यानी कि उसमें जो प्रेशर या फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में है। लास्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है अगर वो सिस्टम में इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, यानी कि अगर किसी सिस्टम में ये तीनों कंडीशन मेंटेन्ड है, उस सिस्टम में टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेम्परेचर बैलेंस है, इक्वल है। नेक्स्ट, वो सिस्टम में प्रेशर एंड फोर्स बैलेंस है, और सिस्टम में केमिकल पोटेंशियल बैलेंस है। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन एग्जिस्ट करता है, कोएग्जिस्ट करता है किसी सिस्टम में, तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम हमारा क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। इट मींस अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम when the system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium। यानी कि अगर हमसे कोई पूछेगा थर्मल इक्विलिब्रियम, तो हम उसको बता सकते हैं कि तीनों अगर बैलेंस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो सिस्टम को हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी? जैसे कि हमारा ये मेन जो टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, जिसमें हमने काफी कुछ डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, सो प्रॉपर्टी मींस, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट विल बी योर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यानी कि ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम विल बी योर प्रॉपर्टी। यानी कि कोई पूछता है कि प्रॉपर्टी क्या है,
तो हम बोलेंगे कि सर किसी सिस्टम में जो चीजें मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अगर कोई सिस्टम है तो उसका प्रेशर मैंने मेजर कर लिया, उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, उसका वॉल्यूम मेजर कर लिया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज का मतलब है कि ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, दैट विल बी योर प्रॉपर्टी। नाउ कुछ क्वेश्चन पूछता है हमसे थर्मोडायनामिक्स में कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो कितने 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 टाइप की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज को डिफाइन करूं तो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने का मतलब है कि जनरली प्रॉपर्टीज जो होता है वो दो तरीके का होता है। पहला प्रॉपर्टी होता है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और सेकेंड प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ अब हमें ये समझना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। तो माय डियर, इंटेंसिव का मतलब है कि अगर कोई भी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, मेजरेबल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी है जो मास या साइज इस पे डिपेंड नहीं कर रही है, उसको हम बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मुझे क्लासिफाई, मुझे डिफरेंशिएट करना है कि वो प्रॉपर्टी इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि वो जो प्रॉपर्टी है, वो जो क्वांटिटी है, वो मास और साइज पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो मास और साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो हम उसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर वो मास या साइज पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे क्या, कि वो हमारा क्वांटिटी जो है या प्रॉपर्टी वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब पता है बहुत सारा पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं कि कैसे हमें पता, कभी हो सकता है कि चेंज हो जाता है। तो अभी तो स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आफ्टर स्टडिंग मेनी सब्जेक्ट्स आप उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाते हो क्या था, तो याद करने का ट्रिक भी देख लो। इंटेंसिव IN, इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट IN, यानी कि मास या साइज, मास और साइज पे इंडिपेंडेंट है तो मैं बोलूंगा इंटेंसिव क्वांटिटी, और मास और साइज पे डिपेंडेंट है तो हम उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, अगर मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रेशर, ठीक है, और मैं पूछता हूं कि बताओ प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सोचना नहीं है ज्यादा, आप सबसे पहले देखो कि जो प्रेशर है वो मास या साइज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैसे, मैंने एग्जांपल ले लिया कि सर देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया कि सर मान लो ये रूम है, ये पूरा का पूरा रूम है, इस रूम में, इस रूम का जो प्रेशर अभी है वो कितना है, इस रूम का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एज्यूम कर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर इस रूम को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं या 4 पार्ट में डिवाइड करूं या 8 पार्ट में डिवाइड करूं, तो क्या इसका प्रेशर हर पार्ट के लिए चेंज होने वाला या सेम है। यानी यहां पे मैं किस पे फोकस कर रहा हूं, साइज पे फोकस कर रहा हूं। यानी इस रूम का साइज इतना बड़ा था, इस रूम का साइज बड़ा होने पे मैंने बोला कि इसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इस रूम का साइज मैंने अगर 4-5 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस रूम के साइज को छोटा कर दिया, तो क्या प्रेशर चेंज हो रहा है। अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो इंटेंसिव क्वांटिटी है, और प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है क्यों, क्योंकि इस रूम का अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूं या 5 पार्ट में या 10 पार्ट में डिवाइड करूं, हर पार्ट का भी प्रेशर जो होने वाला है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहने वाला है। इसलिए जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो प्रेशर होगा माय डियर, प्रेशर को हम बोलेंगे कि प्रेशर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। अब देखो अगर मैं बोलूं इस रूम का टेम्परेचर कितना है, तो आप बोलोगे सर, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो ये मेरे पास रूम है, इस रूम का टेम्परेचर मैं बोलता हूं कितना है, तो आपने बोला कि सर इस रूम का टेम्परेचर लेट्स से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब अगर इस रूम को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट अब 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हर जो सेक्शन है उस सेक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। अगर इस रूम का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 30 डिग्री सेंटीग्रेड था माय डियर, इसको मैंने 4 पार्ट में भी डिवाइड किया तो भी इसका टेम्परेचर क्या रहने वाला है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी टेम्परेचर को अगर मैं डिफरेंट साइज के डिफरेंस में मैं देख रहा हूं कि इस रूम का साइज चेंज करने पे भी जो टेम्परेचर है उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, और जब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है इट मींस ये इंडिपेंडेंट ऑफ साइज है, इसका मतलब जो टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, टेम्परेचर विल बी योर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ अगर हमसे कोई पूछे वॉल्यूम, तो मुझे पता है सर कि अगर इस पूरे रूम का जो वॉल्यूम है मैंने मान लिया कि सपोज 10 मीटर क्यूब है,
तो क्या अगर इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूं, 4 पार्ट में डिवाइड करूं या 10 पार्ट में डिवाइड करूं, तो डिवाइड करने के बाद साइज के बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, डिवाइड करने के बाद जो हर सेक्शन होगा उसका वॉल्यूम चेंज होगा कि नहीं होगा? तो मुझे पता है सर कि इनिशियल वॉल्यूम अगर 10 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब है, तो जैसे मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा या 10 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो हर सेक्शन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम चेंज होगा यानी कि वो डिपेंड कर रहा है किस पे? साइज पे। और अगर वो साइज पे डिपेंड कर रहा है तो माय डियर मैं बोलूंगा कि जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझसे कोई पूछे कि बताओ सर एंट्रोपी कौन सी क्वांटिटी है? एंट्रोपी आगे डिस्कस करेंगे हम एंट्रोपी। तो हम बोलेंगे कि सर अब ध्यान से देखो, हमें 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 थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है कि जो एंट्रोपी होता है सर, एंट्रोपी का मतलब होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी का मतलब होता है सर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है सर, जब मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो डिसऑर्डरनेस कम होगा, और जो मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगा। यानी कि जो एंट्रोपी टर्म है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर एंट्रोपी की बात कर रहा हूं तो एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रहा है माय डियर? तो मास पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि एंट्रोपी विल बी योर एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव। अगर मुझे कोई पूछे सर एनर्जी बताओ, तो बोलूंगा सिंपल सी बात है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, जो काइनेटिक एनर्जी ले लिया। यानी कि एनर्जी तो मुझे डायरेक्टली पता है सर कि जो एनर्जी है तो मास पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि मास पर डिपेंड कर रहा है का मतलब होगा कि वो भी कौन सी क्वांटिटी होगी? वो भी क्वांटिटी सर होगा एक्सटेंसिव क्वांटिटी। यानी कि अब हमें समझ में आ गया, हमसे कोई भी कभी पूछता है कि सर बताओ इंटेंसिव क्वांटिटी, ये क्वांटिटी है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं है। क्या करना है? दो तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं, या तो साइज को चेंज करके या फिर मास को चेंज करके। अगर मैं साइज को चेंज कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि हर साइज में जो साइज चेंज करने के बाद वो क्वांटिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सटेंसिव है, डिपेंडेंट है। और साइज को चेंज करने पर क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब कि वो इंटेंसिव है। सेम चीज मास में भी, मास पे चेंज हो रही है तो एक्सटेंसिव, मास पे चेंज नहीं हो रही है तो वो इंटेंसिव है। ठीक है, लेकिन माय डियर ध्यान रखना कि जो मैं चेक कर रहा हूं मास या साइज, दैट इज वैलिड ओनली फॉर द मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ किस टाइप की क्वांटिटी है, तो हम हमेशा बोलेंगे कि सर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की अगर मैं बात कर रहा हूं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहा हूं, तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर ही हमारा चेक करने का तरीका है। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं क्या क्या कैसे होगा। अगर मैं बोलता हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी मुझे समझ में आ गया, तो उसके बेसिस पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर सकता हूं। क्या? पहला इंपॉर्टेंट, अगर मैं नोट्स की बात करूं तो सर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होगा कि अगर कोई भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी है तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी का मतलब है कि वो मास पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि सर ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज, ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटीज, स्पेसिफिक का मतलब पर यूनिट मास, पर यूनिट मास। यानी कोई भी क्वांटिटी है अगर आपने उसका स्पेसिफिक ले लिया, पर यूनिट मास ले लिया, तो कोई भी इधर क्वांटिटी था सर और आपने पर यूनिट मास ले लिया, तो आपको पता है कि अगर सपोज ऊपर मास है तो मास से मास कैंसिल कर दिया आपने, पर यूनिट मास ले लिया यानी कि मास को हटा दिया, अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। तो ऑल स्पेसिफिक क्वांटिटी विल बी योर इंटेंसिव क्वांटिटी। यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है स्पेसिफिक क्वांटिटी, जैसे कि एग्जांपल अगर मुझे किसी ने पूछा कि वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, तो मैं बोलूंगा कि सर वॉल्यूम एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम साइज पे डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे कोई बोलता है कि वॉल्यूम नहीं बताओ वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम बताओ, तो मैं बोलूंगा कि सर स्पेसिफिक वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव क्वांटिटी हो जाएगी। यानी कोई भी स्पेसिफिक क्वांटिटी है वो हो जाएगा हमारा इंटेंसिव क्वांटिटी। नेक्स्ट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी। अगर मैं बोल रहा हूं कि सर दो एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, दोनों का रेशियो ले रहा हूं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी दैट विल बी योर इंटेंसिव क्वांटिटी, तो क्या होगा? इंटेंसिव क्वांटिटी हो जाएगा।
यानी कि दो क्वांटिटी जो मास या साइज पे डिपेंड कर रहा है, दोनों का अगर रेशियो लोगे तो जो थर्ड जो से क्वांटिटी बनेगी वो क्या होगी, इंटेंसिव क्वांटिटी। यानी कि अगर मैं सिंपल बोल रहा हूं सर कि ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गया और यहां भी एक्सटेंसिव क्वांटिटी हो गया, तो सिंपल सी बात है सर, जो इससे मुझे क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगा, इंटेंसिव क्वांटिटी। एग्जांपल आप यहां पे फिर से इसको भी एग्जांपल ले सकते हो। वॉल्यूम विल बी योर एक्सटेंसिव क्वांटिटी, मास विल बी योर एक्सटेंसिव क्वांटिटी, बट द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी दैट विल बी योर इंटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। कौन कौन सा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो भी जितने भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज हैं वो क्या होंगे, इंटेंसिव क्वांटिटी हैं। और दो रेशियो, किसका, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटी, वो भी हमेशा क्या होगा, इंटेंसिव क्वांटिटी होगा। तो प्रॉपर्टीज में हमने डिस्कस कर लिया कि प्रॉपर्टीज होती क्या चीज है, कितने तरीके की प्रॉपर्टी है, और हम कैसे चेक कर पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट। किसका स्टेट? जो भी चीज हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बात किया मैंने, स्टेट बात करने वाला हूं, ये किसके रेफरेंस में, किसके रिगार्ड्स में, ये सारा का सारा मैं सिस्टम के रिगार्ड्स में बात करने वाला हूं। तो अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, स्टेट, स्टेट ऑफ सिस्टम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी योर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्टेट? स्टेट का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा माय डियर, आपने कुछ पढ़ा होगा इस तरीके से, पीवी डायग्राम बोलो, टीएस डायग्राम बोलो, या कुछ भी। अगर मान लो पीवी डायग्राम, मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लिया, आपने देखा होगा एक ये स्टेट है, एक ये स्टेट है, और कुछ इस तरीके से प्रोसेस गया, कुछ आपने ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर स्टेट है 1, ये पर्टिकुलर स्टेट है 2। तो स्टेट का मतलब क्या है? तो मैं बोलूंगा सर कि स्टेट का मतलब है अ पर्टिकुलर कंडीशन या सिचुएशन ऑफ सिस्टम पैरामीटर। यानी कि सर अगर मैं देखूं यहां पे 1 पॉइंट पे, तो मैं देख रहा हूं क्या कि इस 1 पॉइंट पे प्रेशर की कुछ वैल्यू होगी और इस 1 पॉइंट पे वॉल्यूम का कुछ वैल्यू होगा। यानी स्टेट 1 का मतलब अ पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन ऑफ बोथ क्वांटिटी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिमिलरली 2 पॉइंट पे भी प्रेशर का कुछ अलग क्वांटिटी होगा, ये P2, और वॉल्यूम भी कुछ अलग होगा। आई बात समझ में? तो अगर मुझे कोई पूछे कि स्टेट का मतलब क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरी प्रॉपर्टीज है या जो सिस्टम के पैरामीटर्स हैं सर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन्हीं का एक पर्टिकुलर कंडीशंस होता है, उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, यानी कि स्टेट मुझे स्टेट ऑफ सिस्टम बोलता है तो बता सकता हूं कि पर्टिकुलर कंडीशन और सिचुएशन ऑफ और सिस्टम पैरामीटर्स और प्रॉपर्टी। देखो ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टम पैरामीटर बोलो या प्रॉपर्टी बोलो, एक ही चीज है, एक ही बात है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, प्रोसेस का मतलब अगर ये सिस्टम है, अगर ये दूसरा सिस्टम, सॉरी हाँ, एक सिस्टम का स्टेट ये है, उसी सिस्टम का सेकेंड स्टेट ये है, तो इस स्टेट से इस स्टेट में आने में ये जो बीच का, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस इज क्या? चेंज ऑफ स्टेट। इस स्टेट से स्टेट में आ गया तो मैं उसको बोलूंगा प्रोसेस। यानी कि प्रोसेस का मतलब अगर मुझे कोई बोले तो मैं बोलूंगा सर प्रोसेस का मतलब सिंपल सा है, क्या? चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, दैट विल बी योर प्रोसेस। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें जानना है, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? मुझे प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है, वो क्या है? नेक्स्ट, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मुझे जानना है तो मैं बोलूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा हमारा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा होगा कि सर जितने भी प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी जो होगा वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। जो भी प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? जो प्रॉपर्टीज होगा सर वो हमारा होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। और अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब है सर कि वो हमारा क्या होगा? पॉइंट फंक्शन होगा।
और अगर वो पॉइंट फंक्शन है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला है। ये तीनों पॉइंट्स अभी मैंने बता दिया, आगे हम सारे कॉन्सेप्ट में यूज करने वाले हैं। यानी अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई पॉइंट है, कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है और वो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इससे अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब वो पॉइंट फंक्शन है, और पॉइंट फंक्शन का मतलब है सर कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या पास्ट डेटा, वो पास्ट डेटा पे या पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है किसके, प्रॉपर्टीज के रिलेटेड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था पॉइंट फंक्शन होगा, और थर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ या पास्ट डेटा। यानी अगर मैंने कभी भी आपको कोई भी पॉइंट बता दिया, जैसे कि मैंने बता दिया इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, या मैंने बोल दिया कि एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है सपोज, तो अगर मैंने जैसे भी बोला आपको ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये आपको अंडरस्टूड है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, वो पॉइंट फंक्शन होगा, और वो पॉइंट फंक्शन है, इसका मतलब कि वो पास्ट डेटा पे या पाथ पे डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लिया, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं जो मैंने बोला आपको प्रोसेस, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो का जो मेन हेडिंग है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। अभी हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस में ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक सिस्टम प्रोसेस में कितने टाइप का सिस्टम होता है, उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्कस किया, उसके बाद हमने चेंज ऑफ स्टेट डिस्कस किया, स्टेट के बाद हमने प्रोसेस डिस्कस किया, और प्रोसेस हमने क्या बोला कि चेंज ऑफ स्टेट विल बी योर प्रोसेस। नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस कौन कौन से प्रोसेस में पढ़ने हैं जनरली। तो अगर मैं बेसिक्स बात करूं तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है थर्मोडायनामिक्स का, अगर हमने इसको समझ लिया तो हमने थर्मोडायनामिक्स में काफी कुछ समझ लिया। और ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर मुझे एक चीज क्लियर नहीं होगी तो मैं अच्छे क्वेश्चंस जो बनते हैं थर्मोडायनामिक्स पे, या जो आईएएस के कन्वेंशनल में क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये मुझे दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। एंड माय डियर, ये केवल थर्मोडायनामिक्स में ही नहीं, जो मैंने बताया था पूरा थर्मल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 to 4 सब्जेक्ट, सभी में ये टर्म आने वाला है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। और जब इसको समझ पाओगे आप तो आराम से रिकॉल कर पाओगे कि थर्मोडायनामिक्स और रिवर्सिबल का मतलब ये था और इरिवर्सिबल का मतलब ये था। क्लियर? नाउ रिवर्सिबल क्या है? रिवर्सिबल का मतलब सिंपल सर, दो चीजें, हमें दो पॉइंट पे फोकस करना है। ठीक है, अच्छा पहली चीज तो हमें देखना है कि ये क्या है, प्रोसेस है। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब, अगर मान लो मैं यहां पे हूं इस कंडीशन पे, इस कंडीशन से इस कंडीशन पे गया, यानी यहां से मैं यहां पे गया, ये पॉइंट अगर मेरा 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो ये 1 से 2 में गया दोबारा। अब अगर मैं वापस आऊंगा तो फिर कौन सा पॉइंट रहेगा, वापस आने पे भी मैं फिर इस तरीके से, जो 1 से 2 गया था, फिर मैं 2 से 1 इधर आ रहा हूं। और ये जो ग्रीन वाला ये क्या है मेरा, 2 से 1 प्रोसेस। यानी प्रोसेस का मतलब क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। 1 से 2 जाओ या 2 से 1 जाओ, ये क्या होगा आपका प्रोसेस। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिवर्सिबल एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल। तो ध्यान से देखो सर, अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है मेरे प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी किसी भी प्रोसेस को मैं रिवर्सिबल कब बोलूंगा, जब पहला पॉइंट कि जिस पाथ से गया है सेम उसी पाथ से वापस आए। यानी कि अगर ये 1 से 2 इस पाथ से गया है तो 2 से 1 भी सेम उसी पाथ से वापस आए, पहला तो कंडीशन ये। और दूसरा कि सब पाथ आने के लिए और जाने के लिए सेम पाथ है सर, तो सेकंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि पाथ को फॉलो जब कर रहा है, 1 से 2 जा रहा है और 2 से 1 जा रहा है, यानी कि सेम पाथ के साथ साथ वो सिस्टम
के पैरामीटर में, सिस्टम के पैरामीटर में कोई भी चेंज ना दे। यानी मान लो अगर यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये 1 कंडीशन पे था, 1 से 2 गया और 2 से 1 सेम पाथ पे आया, और ये 1 से 2 और 2 से 1 आने में जो इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो क्वांटिटीज थी वो पहले भी और अभी भी सिस्टम के और सराउंडिंग की दोनों की सेम है, तो मैं बोलूंगा कि वो जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, यानी केवल एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो भी पॉसिबल नहीं है। और प्रोसेस इज सेड टू बी अ रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन जो मेरा प्रोसेस है वो सेम पाथ को फॉलो करे और उसके साथ साथ वो सिस्टम के पैरामीटर में या सराउंडिंग के पैरामीटर में कोई भी चेंजेस ना दे। मतलब अगर मैं यहां से उस कॉर्नर पे गया और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे सेम पाथ से जिससे गया था उससे वापस आया और आने जाने में मैंने कहीं भी कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं किया, कहीं भी कोई भी पैरामीटर को चेंज नहीं किया, तो मैं उसको बोलूंगा वो हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों में से कोई भी चेंज कर दिया माय डियर, तो मैं बोलूंगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस। जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं बोला जाता है, इसको बोलने का परफेक्ट तरीका होता है कि द प्रोसेस विल बी और इरिवर्सिबल, द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम उसको बोलेंगे क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे, सर ये 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 आ रहा है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन सेकंड पॉइंट को तो अच्छे से समझाओ ना। तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना आपको। मान लो ये कुछ इंक्लाइंड एंगल पे कोई सरफेस है और यहां पे मैं देख रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट का ये इनिशियल कंडीशन है और ये ऑब्जेक्ट कुछ टाइम बाद यहां पे आ जाएगा सपोज, तो ये क्या कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। और इनिशियल से फाइनल आना, यानी कि ये कंडीशन स्टेट, इस स्टेट से स्टेट आना और फिर आके दोबारा चले जाना, यही तो हमारा क्या है, रिवर्सल प्रोसेस है। तो मैं बोलता हूं सर अगर ये ब्लॉक यहां पे था और फिर यहां पे आया, तो जब यहां से यहां पर ब्लॉक आएगा तो सिंपल सी बात है सर, इस ब्लॉक के और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो जाएगा उसके ऊपर तो रब करेगा तो फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो हीट जनरेट करेगा, और जब हीट जनरेट कर रहा है सर तो ये क्या करेगा, ये कुछ हीट देगा सराउंडिंग को। क्यों देगा हीट, कब, आई से एफ जाने में, यानी कि क्यों, आई से एफ जाने में आपने सराउंडिंग को हीट दिया। लेकिन अगर ऐसा होता जब ये एफ से आई में जाता, जब ये वापस उस पोजीशन में जाता, ओरिजिनल पोजीशन में, और जो भी हीट इसने दिया है सराउंडिंग को वो हीट वापस ले लेता, तो नेट बैलेंस हो जाता, नेट जो हीट ट्रांसफर वो बैलेंस हो जाता। ठीक है, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं कि जब एफ से आई में जाएगा तो भी रबिंग की वजह से, ये फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा और वो भी क्या करेगा, फिर सराउंडिंग में देगा, तो वो हीट क्या होगा, क्यू एफ आई। यानी कि आप यहां से यहां तक आए और सपोज 10 किलो जूल हीट आपने सराउंडिंग को दे दिया, और जब यहां से यहां जा रहे हो तो भी दोबारा आपने कुछ 10 किलो जूल सराउंडिंग को हीट दे दिया, यानी कि ये पाथ तो सेम है सर आने का और जाने का, लेकिन आपने नेट हीट ट्रांसफर कर दिया सराउंडिंग को 20 किलो जूल का। तो ये क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर ये जो यहाँ पे क्यू नेट है वो जीरो नहीं है, एक पर्टिकुलर क्यू नेट में दे रहा हूं सराउंडिंग को। लेकिन अगर ऐसा होता यहाँ पे कि सर ये 1 से 2 आने में या जो आई से एफ आने में 10 किलो जूल मैंने सराउंडिंग को दिया, और वापस जाने पे ये जो 10 किलो जूल मैंने सराउंडिंग को दिया वो मैंने वापस ले लेता, अगर मैं वो क्वांटिटी वो अमाउंट में वापस ले लेता, तो नेट हीट ट्रांसफर क्या हो जाता, जीरो। और अगर नेट हीट ट्रांसफर जीरो होता तो मैं बोलता कि सर सिस्टम के पैरामीटर में कोई चेंज नहीं आया। अगर ऐसा होता तो मैं बोलता कि वो प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि माय डियर हम समझ चुके कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। और इस एग्जांपल से हम एक चीज रिलेट कर सकते हैं कि जहां भी फ्रिक्शन आएगा वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। और माय डियर
पूरे प्रैक्टिकल अगर बात करो तो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। और जो फ्रिक्शन है मतलब कि जितने भी प्रैक्टिकल प्रोसेसेस हैं, जितना भी प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो सारे के सारे कौन से प्रोसेस होंगे? दैट ऑल द प्रोसेस विल बी योर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि सर फ्रिक्शन विल बी ऑलवेज प्रेजेंट। आप फ्रिक्शन देखोगे हर जगह प्रेजेंट होने वाला है, इसलिए वो प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है। और अगर आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल समझ में आ गया माय डियर, तो आगे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ऐसा टर्म आता है, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कनेक्ट दिस टर्म। ओके, तो इन शॉर्ट हम ये बोलेंगे कि रिवर्सिबल का मतलब है सेम पाथ और नो चेंज टू द सिस्टम पैरामीटर। किसका? ना तो सिस्टम का ना ही सराउंडिंग का। इरिवर्सिबल में दोनों में से कोई भी है, या तो पाथ ही फॉलो सेम ना करे, या फिर अगर कुछ नेट चेंज दे दे तो हम उसको बोलेंगे प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। क्लियर? नेक्स्ट जो प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे उसको हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। सो आवर नेक्स्ट प्रोसेस विल बी योर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नाउ अब हमारे पास ये क्वेश्चन होगा कि सर ये क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या है? ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, इस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब क्या है? देखो, क्वासी का मतलब क्या होता है? क्वासी का मतलब सर ऑलमोस्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रुका हुआ है उसको हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं, अच्छा सिंपल सी बात है सर, ये है क्या? प्रोसेस। प्रोसेस इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होगा। और चेंज ऑफ स्टेट का मतलब अगर मैं बोल रहा हूं सर ये 1 पॉइंट है और ये 2 पॉइंट है सपोज, तो 1 से 2 ये ऐसे जा रहा है सपोज, तो सर ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे कि ये 1 पॉइंट से स्टार्ट हुआ और हर इनफाइनाइटली स्मॉल, ऑलमोस्ट स्टैटिक, रुका हुआ, यानी कि बस थोड़ा सा पॉइंट आ गया है, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट्स हैं। यानी कि अगर ये यहां से स्टार्ट हुआ तो हर पॉइंट पे, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स पे ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर रहा है सर, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। यानी ऐसा प्रोसेस जो यहां से स्टार्ट हुआ और हर तुरंत जैसे थोड़ा सा इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट आगे जाने के बाद यहाँ पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच किया, थोड़ा सा और आगे गया, फिर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच किया, फिर थोड़ा सा और आगे गया, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच किया गया। अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो हम उसको बोलते हैं क्वासी स्टैटिक। और क्वासी स्टैटिक नाम रखने का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रुका हुआ, ऑलमोस्ट स्टैटिक। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं, एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो सर थोड़ा सा मैंने हल्का सा चेंज किया और चेंज करने के बाद ये पॉइंट यहाँ पे आया और फिर थर्मोडायनामिक कंडीशन में रह गया। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा चेंज हुआ, प्रेशर, जो भी प्रेशर वॉल्यूम है, जो भी क्वांटिटी है उसमें चेंजेस हुआ, चेंज होने के बाद वो फिर से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच कर गया, तो हम ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस जो हर पॉइंट पे, स्टार्टिंग के बाद हर पॉइंट पे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन को रीच करे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट विल बी योर थर्मोडायनामिक साइकिल। इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स, इसका ये हमारा लास्ट पॉइंट है जिसको हम बोलेंगे थर्मोडायनामिक साइकिल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज थर्मोडायनामिक साइकिल? अब देखो सर, हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अभी कि a particular condition or situation of properties or system parameter that will be your क्या होगा? क्या बोलेंगे उसको? हम उसको बोलेंगे स्टेट, एंड चेंज ऑफ स्टेट विल बी योर प्रोसेस। यानी अगर मैं यहां पे हूं इस पॉइंट पे और यहां से मैं इस पॉइंट पे आ गया सपोज सेकंड पॉइंट पे ऐसा, ठीक है, तो ये स्टेट चेंज ऑफ स्टेट दैट विल बी अ प्रोसेस। एंड व्हाट इज थर्मोडायनामिक साइकिल? अगर मुझे कोई बोले तो मैं बोलूंगा सर कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, यानी कि
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो उसको मैं बोलूंगा थर्मोडायनेमिक साइकिल। यानी अगर ये इनिशियल पॉइंट है सर, ये वहां यहां 1 से 2 गया एक प्रोसेस, फिर 2 से 1 दोबारा प्रोसेस आ गया, ये 1 से 2 गया, फिर ये 2 से 1 आ गया, और इसी को हम बोलेंगे साइकिल या थर्मोडायनेमिक साइकिल, जहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम, दोनों पॉइंट 1 है, तो हम ऐसे प्रोसेस को बोलेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, यानी कि थर्मोडायनेमिक साइकिल में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो इस पूरे जो हमारा वीडियो था, कौन सा वीडियो, हमारा जो पहला टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स या बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका जो सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद सेकंड वीडियो हमने स्टार्ट किया, यानी यू कैन से कि 1.2 जो हमारा था वो क्या था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सिस्टम क्या है, डिफरेंट टाइप का सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि सर अप्रोच कौन सा हमें पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ना है या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पढ़ना है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस से पहले हमने स्टेट डिस्कस किया, स्टेट्स डिस्कस करने के स्टेट के समय हमने प्रोसेस डिस्कस किया, और प्रोसेस के साथ हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस किया। प्रॉपर्टीज में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो हमने डिस्कस किया, कैसे हम चेक करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, कौन सी एक्सटेंसिव है। फिर उसके बाद हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा जिसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, एंड एट लास्ट वी स्टडीड thermodynamic cycle। and now in next video जो हमारा 1.3 होगा, थर्ड टॉपिक होगा पहले बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, जिसको हम बोलेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे का टर्म्स। ठीक है।